डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में, काफ़ी डिटेल डिस्कस किया गया था। आज पब्लिक इंटरप्राइजेस में जो लेक्चर होगा पार्ट 2 करके होगा, जिसमें जो रेस्ट ऑफ इशू हैं, जो मुद्दे हम लोग डिस्कस नहीं किए उन मुद्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यूपीएससी में जो 2002 में प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये रिपीट होने के चांसेस हैं कि पब्लिक इंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग डिडंट ऑक्युपाइड कमांडिंग हाइट, लोक उपक्रम अब निर्देशात्मक ऊंचाई पर काबिज या स्थापित नहीं है। पहला मुद्दा, बहुत आसान क्वेश्चन, जो आपने लोक उपक्रमों की आवश्यकता के कारण बताए वहीं से यहाँ के आंसर आना है। दूसरा मुद्दा है, कई बार पूछा गया है, लोक उपक्रमों का निजीकरण या आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण में लोक निगम या उपक्रमों की रेलेवेंसी क्या है, प्रासंगिकता क्या है, या जीएस में इकोनॉमिक्स में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो ये यहाँ पे जब मैं कवर करूंगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो पूछा ही जा रहा है, आपके जीएस इकोनॉमिक्स में भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। फिर एक बार पूछा गया यूपीपीसीएस में, लोक निगम वर्सेस स्वतंत्र न्यायिकी आयोग, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन क्या है, देख लिया जाएगा। और फाइनली कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में भी, लोक उपक्रमों पर नियंत्रण। तो ये इतने मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और देखिए कितने इजी वे में सारे मुद्दे कवर कर लेंगे। और इस लेक्चर को कवर करने के बाद पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग हिंदी में एक ही है, यहां इंग्लिश अलग अलग है, लोक उपक्रम, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने इशू हैं, आप आंसर पेपर उठा के खोल के देखिएगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने हैं, न पीछे पूछे गए प्रश्न या भविष्य में जो प्रश्न बनेंगे। थोड़े से लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, थोड़े से वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो थीम होगा यही होगा। थोड़े बहुत चेंजेस पॉलिसी में होगा तो उसे हम लोग जोड़ते रहेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी है, बजट है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि लोक उपक्रम या पब्लिक अंडरटेकिंग अब कमांडिंग हाइट पे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ। इसका सीधा तात्पर्य है कि लोक उपक्रमों की स्थापना जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में दीज पब्लिक सेक्टर, ये लोक उपक्रम फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? पहला देखिए, लोक उपक्रमों की स्थापना, पीछे का लेक्चर पहला लोक उपक्रमों की आवश्यकता का कारण जो मैंने पढ़ाया था, उसी को आपको कॉपी करना है। लोक उपक्रमों की स्थापना किस क्षेत्र में किया गया? वेलफेयर, कल्याणकारी। जब भारत स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई और उस कल्याणकारी राज्य में सरकार के द्वारा वेलफेयर पर बल दिया गया। लेकिन कल्याण का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बृहत था, बहुत ही व्यापक। परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को क्या बनाया? एजेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण का एजेंट। लेकिन इतना बृहद क्षेत्र था, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पारिवारिक सुरक्षा, फैमिली पेंशन, इतना बृहद क्षेत्र था कि क्या हो गया, आगे चलकर घाटे में आने लगे पब्लिक सेक्टर। इनका राजस्व घाटा या पूंजीगत घाटा बढ़ने लगा और ये उपक्रम बीमार हो गए। दूसरा, लोक उपक्रमों को क्या बनाया गया? लोक उपक्रमों की स्थापना किस लिए किया गया था? कि क्षेत्रीय असंतुलन, कई राज्य विकसित राज्य, कई बीमारू राज्य। तो आप देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश लोक उपक्रम वहीं स्थापित हुए जो पिछड़े राज्य थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। चाहे वो फर्टिलाइजर के रूप उपक्रम के रूप में या स्टील के रूप में या किसी के रूप में, और की भी उपलब्धता थी। तमाम बातें हैं, ज्योग्राफी में इसको बताया जाएगा। लेकिन जब ये लोक उपक्रम वहां स्थापित किए गए, उद्देश्य था क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना।
रिजॉल्व इम्बैलेंसेस, रीजनल इम्बैलेंसेस, लेकिन वहां पर ये क्षेत्रीय राजनीति के शिकार हो गए, जिससे ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विफल हो गए। तीसरा, लोक उपक्रमों को कहां बनाया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत ढांचा। लेकिन आधारभूत जो ढांचा होता है, सड़क, परिवहन, रेल, संचार, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, दीर्घकालीन पूंजी निवेश। परिणाम स्वरूप लोक उपक्रमों के माध्यम से सरकार के पास पूंजी की कमी हो गई, तो बीमार हो जाएंगे। जब पूंजी नहीं होगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा? चौथा, लोक उपक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाया गया था, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। मैंने बताया था जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ये सपना देखा गया था कि अब सबके हाथ में रोजगार होगा, लेकिन रोजगार उन्मुखता के कारण सरकार ने रोजगार दिया, लेकिन कर्मचारियों की संख्या अधिक हो गई, और जब कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है तो पार्किंसंस लॉ, पार्किंसंस नियम लागू होता है कि प्रत्येक कर्मचारी क्या करता है, अपने जो सहयोगी होते हैं उनके ऊपर कार्य को टालता है। परिणाम स्वरूप लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और लोक उपक्रम सिक हो गए, बीमार हो गए। नेक्स्ट, लोक उपक्रमों को पूंजी सृजन का माध्यम बनाया गया। और पूंजी सृजन में देखिए कौन था? बैंक और बीमा कंपनियां। बैंकों ने पूंजी बड़े ही उदार तरीके से दिया, लेकिन बैंकों का एनपीए देखिए, एनपीए का अर्थ होता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। आरबीआई का रूल है कि 90 दिन, पहले 180 दिन था, 90 दिन अगर संपत्ति बैंक वसूल नहीं पाती तो उसको नॉन परफॉर्मेंस असेट में डाला था, एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति। तो एनपीए बढ़कर 8.34 लाख करोड़ रुपए अभी भी है, हालांकि कुछ घटा है, लेकिन अभी भी 8.34 लाख करोड़ रुपए है। बैंक घाटे में आएगा कि नहीं आएगा? लोक उपक्रम बैंक ही तो है। आप देखिए किसी बैंक के आगे लिखा रहता है भारत सरकार का उपक्रम। लास्ट में देखिए, लोक उपक्रमों को सामाजिक आर्थिक विकास का माध्यम बनाया गया था। पब्लिक एंटरप्राइजेस बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन वहां पर भी पूंजी की कमी हो गई। परिणाम स्वरूप जिन उद्देश्यों की स्थापना को लेकर ये पब्लिक सेक्टर स्थापित किए गए थे उसे प्राप्त करने में फेल हो गए। इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया 2002 में कि पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक अंडरटेकिंग डिडंट ऑक्युपाइड कमांडिंग हाइट्स, मतलब जिस हाइट्स या जिन उद्देश्यों को लेकर इसे स्थापित किया गया था, अभी मैंने 5-6 उद्देश्य बताए, उनकी प्राप्ति में फेल हो गए। सिंपल क्वेश्चन था। अब आप लोग सोचते हो क्या लिखे इसमें, कैसे लिखे? यूपीएससी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है, ठीक है? तो ये पहला मुद्दा हो गया। आइए दूसरा मुद्दा देखते हैं। अब ये लोक उपक्रम फेल हो रहे हैं, और एक बार जीएस में क्वेश्चन पूछा गया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पूछा गया है कि नेहरूवन मॉडल से लेकर आधुनिक नई आर्थिक नीति तक पब्लिक सेक्टर में जो चेंजेस हैं उनके बारे में टिप्पणी कराया गया है। तो पहले थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, नेहरूवन मॉडल मतलब नेहरू का मॉडल क्या था भारत में, आर्थिक मॉडल, और 1991 में 24 अप्रैल 1991 में जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? क्यों मिस्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव थे, मिस्टर मनमोहन सिंह को नई आर्थिक नीति का फादर, जनक बनाता है, फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्यों बनाता है? ऐसे क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे, हम आपको एक डिटेल लेके चल रहे हैं, और फिर हम बताएंगे कि नई आर्थिक नीति या लोक उपक्रमों का निजीकरण क्यों किया गया, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में क्या अभी भी पब्लिक सेक्टर प्रासंगिक है, रेलेवेंसी बनी हुई है, और नई आर्थिक नीति, ढेर सारी चीजें इसमें आपको टोटल जीएस है ये। इसलिए मैं कहता हूं, जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग, इट इज द बट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ जीएस। इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे आप, अभी बस इसके आगे बस बजट शुरू करूंगा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन, तो बजट भी आपका, और सौभाग्य से अभी बजट पेश भी हुआ है एक 1 फरवरी को, तो आपको कई चीजें पता चलेंगी उससे। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंडित नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की, जिसमें सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व था।
इस प्रकार के समाजवाद में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब मैं पूरा जीएस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि आपको नेहरू का मॉडल समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, हम गुट निरपेक्ष देशों में सम्मिलित थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी या उस समय अधिकांश जो भी देश स्वतंत्र हुए थे सोवियत संघ के साम्यवाद या समाजवाद से प्रभावित था। तो भारत में राज्य को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, रोजगार, अर्थव्यवस्था का रेगुलेटर आदि के रूप में स्थापित किया गया और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व था, मतलब निजी क्षेत्रों के भी पार्टिसिपेशन पर बल दिया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 17 जो फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1956 में पंडित नेहरू के द्वारा, उसमें 17 सेक्टर थे जो सरकारी क्षेत्रों के लिए रिजर्व थे और बाजार पर कठोर नियंत्रण, लाइसेंस प्रणाली, इंस्पेक्टर राज, नियंत्रण रेगुलेशन, 1969 का एमआरटीपी एक्ट। ये क्या है? एमआरटीपी, मोनोपोली ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड प्रिवेंशन एक्ट। मतलब ऐसे उद्योग जगत जिनकी पूंजी 100 करोड़ से अधिक होती थी, वो व्यापार, उनको एमआरटीपी कंपनी बोला जाता था और उनके वो विदेशों में व्यापार अगर उनको करना है तो सरकार का सख्त नियंत्रण था, लाइसेंस था, विनियम था, रेगुलेशन था और लोक उपक्रमों को माध्यम बनाया गया और 17 क्षेत्र सरकार के आरक्षित किए गए। मतलब विदेशी व्यापार करना बहुत ही कठिन था। भारत क्या था? भारत एक अपनी बाउंड्री के अंदर व्यापार कर रहा था, विदेशी व्यापार बहुत ही सीमित थे। आपने पीछे देखा कि वेलफेयर हम करते गए, पूंजी की कमी होती गई। हमारे यहां जो घाटा था, सरकारी घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, बजटी घाटा बढ़ता गया। इन्फ्लेशन, मंदी की दर में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप 1990 में, आप लोग शायद उसमें पैदा हुए होंगे, हम लोग भी अभी बच्चे ही थे, इंटरमीडिएट पास किए थे, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आए तो पता चला कि हमारे पास 1990 में श्री चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री थे, तो एक सप्ताह का विदेशी मुद्रा था सिर्फ। हम ब्रिटेन के पास गए, ब्रिटेन ने डिनाई किया, हमने सोने को गिरवी रखा, तमाम बातें आप सुनेंगे। आगे चलकर हम अमेरिका के पास गए, उस समय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव 1991 और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में हम अमेरिका के पास गए। अमेरिका ने स्वागत किया, कहा आइए मिस्टर इंडिया, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन आपको हमारी नई आर्थिक नीति स्वीकार करना। हमारे 2 एजेंट हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, आप उनसे मिलिए और वो आपको बताएंगे कि अब भारत में बाजार कैसे होगा। और एक नया कंसेप्ट आ गया नई आर्थिक नीति में, LPG। 3 शब्द आए, मैं इसको डिफाइन कर दूं। LPG क्या है? 3 शब्द आए नई आर्थिक नीति में, 3 शब्द आए LPG। इसको थोड़ा समझ लीजिए, आप लोग सुनते बहुत हैं। पहला है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ये क्या है अभी मैंने पीछे बताया डिटेल। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। पहला जो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो आई, उदारीकरण मतलब जो लाइसेंस प्रणाली बड़ा कठोर था उसको समाप्त किया गया। MRTP एक्ट जैसे कानून जो थे उन्हें समाप्त किया गया। रेगुलेशन को समाप्त करके डी रेगुलेशन किया गया। मतलब अब भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार में स्वतंत्र होकर व्यापार करेंगी, उनका जो भी स्टैक होगा वो फ्री है अब कार्य करने के लिए, कोई नियंत्रण नहीं है। लाइसेंस को सीमित किया गया। 17 कंपनियां थीं जिस पर सरकार का नियंत्रण था, अब 2 कंपनियां हो गई, एक एटॉमिक परमाणु संयंत्र और दूसरा रेलवे का, जो रेलवे से रिलेटेड एक है सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट रह गए जिस पर सरकार का क्या है, सरकार का प्रभुत्व है। लाइसेंस सिर्फ 5 या 6 क्षेत्रों में रह गया है। मतलब पूरी तरह मार्केट को क्या कर दिया गया, उदारीकृत कर दिया गया।
अब भारतीय बाजार को विदेशी बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करना होगा। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, इसका क्या अर्थ हुआ? जो सरकारी कंपनी मैंने पढ़ाया था मिनिमम 51% टू 100%, 51 टू 100%, अब उनका स्टेक बढ़ाकर क्या कर दिया गया? उनके सरकारी नियंत्रण को कम किया गया। कई कंपनियों में 100% क्या कर दिया गया? निजीकरण कर दिया गया। मतलब मार्केट, प्लेयर ऑफ मार्केट, बाजार के जो प्लेयर थे उनका रोल बढ़ाया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया। क्या किया गया? लोग कंपनी, लोक उपक्रम या निगम, इनके विदेशी या अन्य कंपनियों का स्टेक बढ़ा दिया गया। इसी को कहा जाता है निजीकरण। मतलब सरकार का जो शेयर था वो कम हुआ, कहीं कहीं पे 100%, कहीं कहीं पे 76%, कहीं कहीं पे 49%, अब तो 40% की भी बात हो रही है। और प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ावा दिया गया, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। और वैश्वीकरण मतलब एक ग्लोबल वर्ल्ड की स्थापना किया गया। पहले हमारी मार्केट क्लोज थे, हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, बंद अर्थव्यवस्था, उसे ओपन कर दिया गया। कहा गया कि अब भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर विश्व की अन्य कंपनियों के साथ क्या करेगा? खुले स्तर पर व्यापार करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक है, इसीलिए कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया। MRTP को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा नियामक आयोग बनाया गया। CRC, कॉम्पिटिटिव रिस्ट्रिक्शन कमीशन। तो ये क्या किया गया? बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया था। और जब नई आर्थिक नीति लागू किया गया तो क्या किया गया? भारत में कंपनियों के लाइसेंस प्रणाली को सीमित किया गया, विनियमीकरण, डीरेगुलेशन किया गया। ऐसी कंपनियां जो बीमार चल रही थी उनकी छटनी की गई। बाइफर एक बोर्ड बनाया गया, मिस्टर राजीव गांधी के टेन्योर में बन गया था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब ऐसे लोग उपक्रम जो बीमार चल रहे थे उनके लिए सहायता, तो अन्य कंपनियां बीमार होने लगी, बाद में इसे भंग कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया? सरकारी क्षेत्र में छटनी किया गया, जो कर्मचारियों की अधिकता हो गई थी उनकी छटनी किया गया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यह है MOU, इसे हिंदी में कहा जाएगा समझौते का मेमोरेंडम, प्रपत्र जो भी कहा जाए, सरकार और लोक उपक्रमों के बीच किया गया कि अब सरकारी नियंत्रण को कम किया जाएगा। लोक उपक्रम खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य करेंगे। प्रबंधन मंडल में सरकार या मंत्री का नियंत्रण सीमित या समाप्त किया जाएगा, जिससे ये उच्च प्रतिस्पर्धा और उच्च गुणवत्ता के आधार पर कार्य करेंगे। इसके अलावा सरकारी नियंत्रण से लोक उपक्रमों को स्वतंत्र किया गया। 1996 में नवरत्न और मिनी रत्न की स्थापना किया गया, बाद में महारत्ना भी आ गया। ये टोटल इनका जो रेवेन्यू होता है उस पर आधारित होता है, इकोनॉमिक्स में बताया जाएगा। इसमें वर्तमान में 11 महारत्ना है, 14 नवरत्ना है और 88 मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में भी 2 कैटेगरी है। रेवेन्यू पे है 5000 करोड़, 100 देख लीजिएगा उससे प्लीज, बहुत डिटेल हो जाएगा, मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करने दीजिए। तो ये क्या किया गया? सरकारी नियंत्रण से इन लोक उपक्रमों को स्वतंत्र बनाया गया। कहा गया कि अब ये कंपनी बाजार से पूंजी क्या करेंगी? प्राप्त करेंगी, और अपनी घरेलू देनदारियां जो भी इनकी लायबिलिटीज होगी या बाजार की जो भी लायबिलिटीज होगी ये खुद अपने व्यापार के द्वारा करेंगी, और गवर्नमेंट से इन्हें कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन एक काम अच्छा किया गया कि इन्हें क्या कर दिया गया? सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र कर दिया गया। अब प्रबंधक मंडल स्वतंत्र निर्णय लेगा। मतलब अब इन कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दर्जा दिया गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी तरह नई आर्थिक नीति में डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन, तमाम बातों पर बल दिया गया, और गोल्डन हैंडशेक स्कीम बनाया गया, BRS। मतलब जो कर्मचारियों की अधिकता थी उनकी छटनी की गई। एक और सुझाव दिया गया कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, हालांकि अभी भी लोक उपक्रमों और नियंत्रण भारतीय प्रशासनिक सेवा ही करता है, कहा गया एक और सर्विसेज की स्थापना की जाए, इंडियन पब्लिक इंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज, जो लोक उपक्रमों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। और इस इंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज में कौन होगा?
विशेषज्ञ होंगे, दक्ष होंगे, सामान्य नहीं होंगे, पढ़ाएंगे टॉपिक आपको, जिन्हें मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होगा, जो कंपनी चार्टर एक्ट से परिचित होंगे, वगैरह वगैरह। तो ढेर सारे सुझाव दिए गए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या लोक उपक्रम अभी भी प्रासंगिक हैं? अब बताएंगे कि बाजार का रोल निश्चित ही बढ़ा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। सरकार का रोल अब कैटालिटिक का है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर का है, लेकिन बाजार साम्या पे बल नहीं देता है, इक्विलिब्रियम पे। बाजार समानता पे बल नहीं देता, इक्विटी पे। बाजार उसी को सेवा प्रदान करेगा जो क्या करेगा, भुगतान करेगा। बाजार इनपुट और आउटपुट में संतुलन स्थापित नहीं करता है। बाजार यूजर पे बेसिस सर्विसेज पे सेवा देगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप, बाजार शोषण पे आधारित होता है, तो ऐसी स्थिति में आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अभी भी भारत में जहां पर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सुरेश तेंदुलकर समेत लगभग 30% बताते हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले इतने हैं। आज भी लोक उपक्रम इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, आज भी इनकी प्रासंगिकता बनी है। दैट्स ऑल। तो ये दो मुद्दा मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत ब्रेक के बाद आते हैं। तो यहां पे फिर दो मुद्दे हैं, लोक निगम वर्सेस स्वतंत्र नियामकीय आयोग, इसको देख लेते हैं, और लोक उपक्रमों पर नियंत्रण, ये जो पूछा गया। बस तुरंत हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।